हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2023 इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 5 है। और इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने इस सीरीज के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किए हैं उन सभी में मैंने 70 प्लस क्वेश्चन को कवर करा दिया है। आज के इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। ज़्यादातर प्रश्न आपको 2021 से लेकर 2022 के बीच में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या जो पेपर 1 के एग्जाम हो चुके हैं वहीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और अपने आप में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं कि बहुत लो लेवल क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, अभिकथन कारण वाले, कथन वाले, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है देखिएगा। और जितना भी क्वेश्चन इसमें मैं करा रहा हूं उन सभी प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये स्कोर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। और मैं भरोसा भी दिलाता हूं कि निश्चित रूप से अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया तो पेपर 1 में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2020 से लेकर 22 के बीच में आप उन्हें डिटेल्स के साथ सॉल्व कर जाइए। वहाँ से भी आपको पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बहुत पीछे मत जाइएगा, 2020 से लेके 2022 के बीच में जो आपका पेपर हुआ है उन सभी पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है पेपर 1 में। अब चलिए सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 71। तो ये ऐसे ही आपका क्रम से चल रहा है, ऐसे 1 2 से नहीं चला रहे हम, सीधे ऐसे चलेंगे क्रम से 100 200 300 ऐसे पहुंच के 500 प्लस क्वेश्चन को हम अपने कवर करेंगे। मतलब 500 प्लस से ज़्यादा ही मैंने बोला है, लेकिन 500 प्लस हम यहाँ पर कवर करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे जो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है यहाँ पर, तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा जो है कारण के रूप में दिया गया, तो दोनों को हमको पढ़ना है, उसके बाद से इसका अवलोकन करना है। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें हमेशा आलोक लिख कर आता है, जबकि इसका मतलब हिंदी में जब इसको पूरा बोलेंगे तो अवलोकन आपका होगा, मतलब इसको समझना है आपको। तो पहले आपको इन दोनों को समझना है, उसके बाद से आपको नीचे दिए गए 4 विकल्प में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन में क्या बोला जा रहा है, अभिकथन ए में बोला जा रहा है कि जब निराकरणीय परिकल्पना H0 यहाँ पर है, शून्य मान लीजिए, अस्वीकृत कर दी जाती है तो अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना H1 यहाँ पर होगा, स्वीकृत होती है। कारण आर क्या दिया गया कि निराकरणीय परिकल्पना H0 एक संयोगिक परिकल्पना होती है, यानी इत्तेफाक से ये आपका हाइपोथेसिस बन जाता है। और ऐसा H1 जो है सत्य होने के कारण अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना स्वीकृति की परिधि में आ जाती है। अब दोनों को समझ लेना है, उसके बाद से ए बी सी डी में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है यहाँ पर, यानी कि अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, और कारण आर जो है यहाँ पर अभिकथन ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब ये जो निराकरणीय परिकल्पना है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए निराकरणीय परिकल्पना शोध की वह परिकल्पना होती है जो यह दर्शाती है कि दो विशेषताओं या गुणों के मध्य कोई सार्थक अंतर होता है या नहीं। ठीक है, याद रखना है कि निराकरणीय परिकल्पना शोध की वह परिकल्पना या हाइपोथेसिस होती है जो यह दर्शाने का प्रयास करती है कि दो विशेषताओं या गुणों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। सार्थक अंतर नहीं होता, इस बात पे आपको ध्यान देना है। जब निराकरणीय परिकल्पना निरस्त हो जाती है तो स्वतः यानी स्वयं ही शोध परिकल्पना स्वीकृति हो जाती है। याद रखना है कि जब निराकरणीय परिकल्पना निरस्त हो जाती है तो स्वतः ही शोध परिकल्पना स्वीकृति हो जाती है, याद रखना है। इसलिए कारण भी सही है आपका, अभिकथन भी सही, और कारण जो है अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 72। ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन आपको मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 71, तो उसमें निराकरणीय परिकल्पना जो होती है उसको इंग्लिश में नल हाइपोथेसिस बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिवस दिया गया है, सूची 2 में तिथि दिया गया है, यानी कि कौन सा दिवस किस तारीख को जो है मनाया जाता है उसके साथ मैच करिए। नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना
राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 जून 2021 पेपर 1 सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका आया था। अब देखिए पहले दिया गया है यहाँ पर क्या, अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यूएनओ डे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल डे यानी पर्यावरण दिवस, इससे तो आप सभी परिचित होंगे, ये 5 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी जागरूकता से संबंधित दिवस है। आई होप कि आपको इन सब के बारे में पता होगा पहले से भी, कुछ एक आध के बारे में नहीं पता। देखिए इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर 2 से अधिक क्वेश्चन को आप सही तरीके से मिला लेते हैं तो आप उम्मीद है कि मतलब इस क्वेश्चन को राइट कर ले जाएंगे, लेकिन आप बाद में इसको इस्तेमाल करिएगा ऐसी विधि को। आपको चारों अगर पता है, चारों के बारे में कौन कौन सा सामने आंसर जो है उसके साथ सही मैच करेगा, तो आप ऐसे मिला लीजिए। अन्यथा आप 2 भी मिला लेते हैं, फिर उसके बाद से कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके जो है आप सही आंसर मिल जाता है, अगर 1 या 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर पता है सही मिलाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मैच कर लिया। जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 73। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि CBCS यानी इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ CBCS का मतलब क्या है, यानी फुल फॉर्म बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है चॉइस बेस्ड सेंट्रल स्कीम, फिर बी है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, फिर सी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रेडिट स्कीम्स, फिर डी है आपका क्रेडिट बोर्ड ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन एक आध देखने को आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आध क्वेश्चन आपको हर यूनिट में 5 प्रश्नों में से एक आध क्वेश्चन ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म होगा किसका, CBCS का, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए CBCS का अर्थ होता है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, और CBCS छात्रों को कोर या वैकल्पिक या कौशल आधारित पाठ्यक्रमों वाले निर्धारित पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रमों को चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। याद करना है कौन, CBCS यहाँ पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 74, और ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट्स वाला है। 2 स्टेटमेंट्स यहाँ दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है। उपरोक्त स्टेटमेंट्स का आपको अच्छे तरीके से अवलोकन करना है, समझना है। देन उसके बाद से नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसे सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर जरूर बताइए। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कथन पहले में कि प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु सटीक शब्दों का चयन आवश्यक है। सही बात है भाई, सटीक शब्दों का अगर हम जब चयन करते हैं तो हमारा प्रभाविक जो वाचिक संप्रेषण होता है, जब हम बातचीत करते हैं, जो जैसे कोई विद्वान आदमी कैसे प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हमें लगता है बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत बातों में गहराई है उनके, तो सटीक शब्दों का चयन आवश्यक होता है। कथन दूसरा दिया गया कि मौखिक भाव एवं भंगिमा दृश्य संप्रेषण के अधीन होती है। ये भी बात सही है कि जब हम बातचीत करते हैं तो जो हमारा हाव भाव होता है, जब हम अपने हाथों को हिलाते हैं, एक्सप्रेशन जो चेहरे के होते हैं, वो सभी आपके मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत ही देखने को आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कथन पहला और कथन दूसरा आपका दोनों सत्य है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कथन पहला और कथन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। देखिए जब कोई संदेश या सूचना मौखिक उच्चारण द्वारा प्रेषित की जाती है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। याद रखना कि मौखिक संचार किसे कहते हैं, जब कोई संदेश या सूचना मौखिक उच्चारण, जैसे मैं बोल रहा हूं मौखिक उच्चारण, जैसे आप भी किसी से बोलते हैं तो वो भी मौखिक उच्चारण ही होता है, तो मौखिक उच्चारण द्वारा प्रेषित होती है तो वही आपका मौखिक संचार होता है। और इसमें केवल 2 पक्ष होते हैं, एक तो प्रेषक होता है जिसके द्वारा बोला जाता है, मौखिक जो संचार की जाती है, और दूसरा आपका होता है यहाँ पर संदेश प्राप्त करता, यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाला कोई व्यक्ति होगा जो उसे रिसीव कर रहा है, उसी को प्राप्त करता है, यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए संदेश के नीचे, संदेश को उपग्रंथ कहा जाता है, यानी संदेश के नीचे अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको उपग्रंथ कहते हैं। और मौखिक संचार के द्वारा ही जो है मानवीय और सामाजिक संबंधों की स्थापना की जाती है, यानी कि जो संचार होता है उसी के माध्यम से हम किसी के प्रति इमोशन या चीज़ों को जो है एक्सप्रेस करते हैं, सामाजिक संबंधों को जोड़ने का या बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अगर आप बातचीत ही नहीं करोगे तो कैसे ये होगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मानवीय व सामाजिक संबंधों की स्थापना की जाती है। और इस संचार के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे सेमिनार आपका हो गया, संगोष्ठी हो गया, फिर उसके बाद से आपका कार्यशाला हो गया, वार्तालाप है, औपचारिक सूचना है, समूह चर्चा है, भाषण, तथा और भी कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मौखिक संचार के।
और देखिए प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु सही शब्दों का चयन आवश्यक होता है, वहीं पर मौखिक भाव भंगिमा दृश्य संप्रेषण के अंतर्गत ही आपका आता है। तो देखिए एक्सप्लेन करके मैंने बताने का प्रयास किया, दोनों आपका है, हाव भाव के थ्रू ही जो है आप प्रभावी संप्रेषण अगर उचित शब्दों का इस्तेमाल करके करते हैं तो ज़्यादा वो इफेक्टिव होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 75 और ये क्वेश्चन आपका एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से लिया गया है। इसमें देखिए बोला क्या जा रहा है कि मूलतः सभी समतावादी समाज ऐसे समाज हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं करते हैं। अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपरोक्त के संदर्भ में सही है, यानी जो चीजें यहाँ पर बोली जा रही है, जो बातें बताई जा रही हैं, उसके संदर्भ में इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन चारों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पर, कोई भी मूलतः समतावादी समाज नहीं है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। दिए गए कथन का सह प्रतिवर्ती वाक्य और तार्किक रूप से समतुल्य है। यहाँ पर सही बात बोली जा रही है कि मूलतः सभी समतावादी समाज ऐसे समाज हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चीन को आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, चाहे हांगकांग रहा, उसने आपस में उसको मिला लिया जबरदस्ती। वहाँ पे बहुत सारा विरोध हुआ, लोगों ने अपनी स्वतंत्रता अधिकार की मांग की, नहीं हम स्वतंत्र रहना चाहते अपने हिसाब से। तो वहाँ पर जबरदस्ती वो अपनी संप्रभुता या ताकत या जो भी उसके बल पे उसने उसको अपने आप में मिला लिया। फिर उसके बाद से अभी आगे बहुत सारे जो ताइवान है उस पर भी ऐसा संकट देखने को आपको मिल रहा है। तो बेसिकली बात क्या की जा रही है कि जो समतावादी समाज होता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन ए आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 76 और ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शोधों में से किसमें संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं, यानी शोध का ऐसा कौन सा यहाँ पर विकल्प है जिसमें संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना की जाती है। पहला ऑप्शन है घटना दृश्य वृत्तांत, फिर उसके बाद से है आधारित सिद्धांत, फिर उसके बाद सी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, फिर उसके बाद से चौथा आपका दिया गया डी ऑप्शन प्रयोगात्मक अध्ययन। तो इन चारों में से राइट आंसर आपको बताना था। अब देखिए यहाँ पर इसको जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक अध्ययन के अंतर्गत जो है संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना का प्रयास किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए प्रयोगात्मक अध्ययन या यह अनुसंधान एक उन्नत विधि होता है और इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र तथा आश्रित चर के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। याद रखना है कि इस अनुसंधान विधि में जो है अनुसंधानकर्ता जो है स्वतंत्र रूप से मुक्त रूप से आश्रित चर के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है और इस अध्ययन में ही संबंध मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना का प्रयास किया जाता है। तो जब भी प्रयोगात्मक अध्ययन या एक्सपेरिमेंटल स्टडी या रिसर्च के बारे में बात की जाए और वहां पर आपको संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास के बारे में पूछा जाए तो वहां पर यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है अगर आपने ऑप्शन डी बताया है तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77 और ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 में संप्रेषण का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 में उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो संप्रेषण के अलग अलग प्रकार को जो है उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके साथ आपको मैच करना है। देन उसके बाद नीचे दिए गए कूट यानी ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए हम इसे मैच कर लेते हैं और आप भी वीडियो को पॉज करके मैच करके अपना राइट आंसर बताइए। सिंपली देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि ए में कि अधोगामी संप्रेषण ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका मैच हो जाएगा चौथे के साथ। यहाँ पर इसकी जो मुख्य विशेषता है किसी भी संस्था का यह सर्वसामान्य संप्रेषण तंत्र होता है आपका अधोगामी संप्रेषण। फिर उसके बाद से बी है आपका ऊपरीगामी संप्रेषण, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। इसकी जो मुख्य विशेषता है वर्तमान विषयों एवं समस्याओं की प्रतिपुष्टि के साथ व्यवस्थित जो है आपका ऊपरगामी संप्रेषण करता है। फिर उसके बाद से सी दिया गया है क्षैतिज संप्रेषण, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका मैच हो जाएगा दूसरे के साथ। कार्य समन्वयन हेतु निर्णय लेने में एक उपयोगी माध्यम जो है आपका क्षैतिज संप्रेषण बनता है। और ग्रिप वाइन संप्रेषण जो है आपका यहाँ पर पहले के साथ मैच हो जाएगा। संस्था के सदस्यों में संप्रेषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रमुखता को जो है आपका बढ़ाता है ग्रिप वाइन संप्रेषण। तो ऐसे आपको मैच कर लेना था और इन चारों में से ही आपको राइट आंसर देना था। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन डी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 78। लग रहा है थोड़ा सा जुकाम हो गया है, जिससे आवाज़ थोड़ा सा भारी लग रही होगी और बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही। कोई बात नहीं, हम इस वीडियो के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। देखिए, कथन पहला दिया गया है और कथन दूसरा, यानी कथन वाला ये क्वेश्चन है आपका। दोनों स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर देना है। कथन पहले में क्या दिया गया कि ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, ये बात सही है। फिर बोला क्या जा रहा है कि कथन दूसरे में कि मानवीय अवधारणा ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला वाला जो है आपका क्या है, पूरी तरीके से सही हो जाएगा कथन, लेकिन दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। जो कि आपका यहाँ पर विकल्प सही आंसर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कथन पहला सत्य है लेकिन कथन दूसरा गलत है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव जो है व्यक्ति की श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आपने देखा होगा जहाँ पर शोर शराबा जो है बहुत ज़्यादा होता होगा, वहाँ पर लोग मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं या तनाव मुक्त तनावपूर्ण जो है महसूस अपने आप को करते हैं। तो ये तो बात आपकी सही यहाँ पर हो जाएगी। और यह कथन जो है पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि जो बातें बोली जा रही हैं वो पूरी तरीके से सत्य, आपने महसूस भी किया होगा। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण जो है मानवीय जीवन में प्रतिदिन होने वाला प्रदूषण होता है, जो इसे श्रवण संबंधी शारीरिक रूप से भी प्रॉब्लम करता है, मानसिक रूप से संज्ञानात्मक संबंधी समस्याओं को भी जो है उत्पन्न करता है। ध्वनि प्रदूषण होता है, संज्ञानात्मक का मतलब जो आप अच्छे तरीके से सोच विचार कर रहे हैं किसी काम को करने में, उसमें भी गड़बड़ी होती है, इसका मतलब ध्वनि प्रदूषण वहां पर भी आपको प्रभावित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव जो है आपके जीवन में जो है आपकी श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, तो इसलिए ये आपका सही है। और यहाँ पर कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मानवीय अवधारणा ध्वनि प्रदूषण के संबंध जो है रैखिक ना होकर जो है आपका क्षैतिज होते हैं। तो यहाँ पर क्षैतिज होता तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर रैखिक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 79 और ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट्स वाला है, कथन वाला है, और ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए, आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, कंटिन्यूअस हम चलते रहेंगे। अब देखिए, कथन पहले में बोला जा रहा है कि अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र या नैतिकता भी आप कह सकते हैं अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब दोनों को आपको अच्छे तरीके से अवलोकन करना है, समझना है, देन उसके बाद से यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका असत्य है यानी ये, और कथन दूसरा आपका सही हो जाएगा। अब कैसे है इसको समझते हुए हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए, कथन पहले में क्या बोला गया था कि अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ये स्टेटमेंट्स आपका पूरी तरीके से असत्य है, क्योंकि शोध के प्रत्येक भाग में शोध आचार शास्त्र या नैतिकता आप कह लीजिए की आवश्यकता होती है। यह शोध की उपयोगिता को निर्धारित करता है। तो ये तो बात कैसे गलत है आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। और बात कर लेते हैं दूसरा, यहाँ पर अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है उसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता अनुसंधान में अपने करते हैं। तकनीक से काफ़ी जल्दी चीज़ों को करना आसान होता है। तो यहाँ पर कथन दूसरा जो है आपका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है केवल, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 80 और ये क्वेश्चन आपका एलआर यानी लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, फिर इसे समझना है, उसके बाद से अपना राइट आंसर बताना है। तो देखिए, कथन पहले में क्या बोला जा रहा है इसको हम देखते हैं। कथन पहले में बोला जा रहा है, आप भी जो है वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दीजिए, उसके बाद राइट आंसर तो मैं बता ही दूंगा। कथन पहले में बोला जा रहा है कि भारतीय मूल तर्कशास्त्र के अनुसार हेत्वाभास को भ्रम बहुत कुछ शब्दों से जाना जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये शुद्ध हिंदी है, इसकी वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अनुमान का दोष नहीं अपितु व्यवधान है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि हेत्वाभास वस्तुतः आभासी कारण अथवा संकेत है, जो अगर अभिज्ञात हो जाए तो अनुमानित संज्ञान की उत्पत्ति का निवारण करता है। तो देखिए, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, दोनों को आपको समझना है। लॉजिकल रीजनिंग में जो भारतीय तर्कशास्त्र वाला आपका टॉपिक है, तो उसी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर 1 में निश्चित रूप से भारतीय तर्कशास्त्र से देखने को मिल जाएगा, जो एलआर यानी लॉजिकल रीजनिंग वाला आपका यूनिट होता है। अब देखिए, कथन पहला सही है, बी सही है, सी सही है, इसका जवाब आपको देना है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सत्य हो जाए। कथन पहले के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार हेत्वाभास अनुमान का दोष नहीं अपितु व्यवधान होता है। याद रखना है कि भारतीय तर्कशास्त्र के हिसाब से जो आपका हेत्वाभास होता है वो अनुमान का दोष नहीं बल्कि आपका व्यवधान होता है, और यह कथन पूर्णतः सत्य है क्योंकि हेत्वाभास किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होती है। अब कथन दूसरे के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, हेत्वाभास वस्तुतः आभासी कारण अथवा संकेत है जो अगर अभिज्ञात हो गए तो अनुमानित संज्ञान की उत्पत्ति का निवारण करता है, और यह कथन हेत्वाभास को सही रूप में परिभाषित करता है। इसलिए कथन दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 81, और ये क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। तो इसका जवाब आपको देना है। बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागरिक सेवा में आईसीटी की भूमिका से संबंधित है। नागरिक सेवा में यानी कि लोगों की सेवा के लिए जो आईसीटी से संबंधित तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कौन सा शामिल है, उसके संदर्भ में कुछ यहाँ पर विकल्प दिए गए और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना जवाब देना है। एक तो इसमें दिया गया नागरिक दस्तावेज तक पहुंच है, फिर ऑनलाइन भुगतान है, फिर सी है संपूर्ण देश में बेहतर चिकित्सकीय शिक्षा। तो अब यहाँ पर आपको इन चारों में से ही राइट आंसर बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्योंकि एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही हो सकते हैं, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने सी और डी दोनों को कवर कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए और बी आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब ए में क्या है, नागरिक दस्तावेज तक पहुँच, ये भी जो है आईसीटी से संबंधित आपकी नागरिक सेवा है। ऑनलाइन भुगतान, जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आजकल तो फ़ोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और भी कई सारे भुगतान के तरीके हैं जिसके माध्यम से आप कोई भी पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, इनको भी आपको याद रखना है, नागरिक सेवा के अंतर्गत ही आती हैं, जिसमें ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करने की बात की जाती है, जो जिसके अंदर स्वयं है, मूक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब पे भी जो है टीचर्स अपनी क्लास देते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं। लेकिन ये आपके गवर्नमेंट से नहीं होता है, ये इंडिविजुअल लोग अपनी चीज़ों को करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो है आईसीटी या तकनीक आधारित ये जो सेवाएं दी जाती हैं उसके अंतर्गत नागरिक दस्तावेज तक पहुँच, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान है, ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करना, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82। ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है। सूची 1 में संगणकीय पद दिया गया है, सूची 2 में उसका विवरण दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना, और ये भी क्वेश्चन आपका आईसीटी से ही संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर नीचे जो कोड दिए गए इसके अनुसार आपको अपना जवाब देना है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसे मैच करिए, और उम्मीद है कि जो तकनीक से संबंधित छात्र होंगे, जो कंप्यूटर की नॉलेज रखते होंगे, ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। और आज के समय में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो तकनीक से अनछुए रह गए होंगे। सभी के पास मोबाइल है, सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, उसे हम मैच करते हैं। सबसे पहले HTML दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कभी फुल फॉर्म से पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो ये जो आपका मैच करेगा वो तीसरे के साथ आपका मैच यहाँ पर हो जाएगा। वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग की गई एक भाषा होती है, जैसे आपका कोड होता है जिसको कोडिंग करके आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, उसी प्रकार से जो वेब पेज होता है, जो वेबसाइट आप जाते हैं, सबसे पहला पेज आपको दिखता है या तो वो जो है उस पेज को तैयार करने के लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। फिर बी जो आपका मैच कर जाएगा किसके साथ, ये आपका मैच हो जाएगा चौथे के साथ, यहाँ पर वेब 2.0। तो ये जो है आपका कोलैबोरेटिव वेब आपका होता है। फिर वेब 3.0 ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर ये सिमेंटिक वेब आपका होता है। और फिर उसके बाद से यहाँ पर डी जो दिया गया VoIP, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। आप फ़ोन कॉल्स करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग जो है आप VoIP के थ्रू कर सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा। VoIP का जो फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। 2 फुल फॉर्म मैंने बताया, अगर फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं तो याद रखना है आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसको मैच कर लिया होगा, और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 83। देखिए ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड है और यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड से ये रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित विशिष्टताओं या विशेषताएं आप कह सकते हैं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षक का प्रयुक्त गुण होता है। तो यहाँ पर प्रभावी शिक्षक के कुछ गुण दिए गए हैं, ये आपको बताना कि कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए एक तो आपका दिया गया स्ट्रक्चर संरचना, फिर उसके बाद शिक्षक कार्य का पूर्वाभिमुखीकरण, फिर उसके बाद से अनुद्देश विविधता, डी है आपका पाठ्य स्पष्टता और ई है आपका पूछताछ। नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन आपको बहुत कम ही ऐसे मिले होंगे जो बहुत ही क्वेश्चन ईजी आपको दिख रहे होंगे। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, चूंकि प्रीवियस ईयर से मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं 2021-22 के बीच में जो भी आपके एग्जाम हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो बी आपका यहाँ पर सही होगा, फिर उसके बाद से सी राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी विकल्पों में से प्रभावी शिक्षक का जो प्रयुक्त गुण होता है, इन सभी में से बता रहे हैं और भी होता है। तो एक तो होता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, शिक्षक का कार्य पूर्व अभिमुखीकरण, यानी कि जब शिक्षण कार्य करने जा रहा है तो उससे पहले वो किस प्रकार से प्रिपरेशन करता है, कैसे क्लास उसको लेना है, क्या कुछ उसमें बताना पढ़ाना है। फिर उसके बाद से है आपका अनुदेश में विविधता, यानी कि किस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से अगर कोई कॉन्सेप्ट या तथ्य नहीं समझ पाता है छात्र तो उसे अलग अलग प्रकार से समझाने की उसकी विविधता होनी चाहिए। फिर उसके बाद से डी आपका हो जाएगा पाठ्य की स्पष्टता, यानी कि लेसन की क्लियरिटी, यानी जो भी वो विषय पढ़ाने जा रहा है पहले उसको क्लियर होना चाहिए, तभी वो जाके स्पष्ट रूप से चीज़ों को बता सकता है। तो ये 3 आपका प्रभावी शिक्षक के प्रयुक्त गुण के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत और भी कई सारे आपके शिक्षक के प्रभावी गुण जो होते हैं वो होते हैं, जिसमें आपका अधिगम में संलग्नता होता है, कक्षागत अंतःक्रिया होती है जब हम छात्र से इंटरेक्ट करते हैं, और शिक्षार्थी की उपलब्धि दर, यानी किस प्रकार से शिक्षार्थी की उपलब्धि दर है, वो भी जो है आपका प्रभावी शिक्षक का प्रयुक्त गुण के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और ऑप्शन सी आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 84 और ये भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण वाला है और ये क्वेश्चन आपका पीडी यानी पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि मानवता और प्रकृति के अन्योन्य ने जो है उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को और भी ज़्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। यानी कि बेसिकली जो ह्यूमन की लाइफ स्टाइल है, जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जो हमारे धरती पे जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा खराब कर दिया गया है, ये बातें बोल जा रही है। फिर कारण आर में बोला जा रहा है कि धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं। अब दोनों को आपको समझ लेना है, उसके बाद से ऑप्शन ए बी सी डी में से अपना आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हो और आर ए की सही व्याख्या, यानी कि अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है। मानवता और प्रकृति के अन्योन्य ने उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को और भी ज़्यादा खराब कर दिया। जो मैंने अभी बात की, जो अन्योन्य क्रिया आपस में प्रकृति और ह्यूमन की हो रही है, जिसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है, बिल्डिंग, माइनिंग, पेड़ों की कटाई, जिसपे जो है एग्रीकल्चर करने के लिए, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। अपनी कंजप्शन के लिए जितना मनुष्य जो कुछ प्रकृति का दोहन कर ले वो सारी बातें की जा रही है। वही दोहन जो है हमारे प्रकृति के अंदर जो भी आपको विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, उनमें कमी होने लगी है। तो ये बात तो आपकी पूरी तरीके से सही है। और धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, यानी बहुत ऐसे परिवर्तन है जो हमें समझ से परे चल रहे हैं। कहीं बहुत सारी प्राकृतिक आपदा अलग अलग तरीके से आ सकता है, भूकंप है, भूस्खलन हो गया, आपका सुनामी हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परिवर्तन आपको, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं जो है आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये देखिए आपका कारण भी सही है और यही जो है आपके अभिकथन ए को आपका एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 85 और ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला है, कथन वाला। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको अपना जवाब देना है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको समझिए और उसके बाद से राइट आंसर दीजिए।
देखिए, जब तक खुद से आप प्रयास नहीं करेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने का, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं तो बताता हुआ चलूंगा, आप आंसर क्वेश्चन इस तरीके से देखते चले जाएंगे, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क पे दबाव देते हैं, और मस्तिष्क पे जब दबाव देते हैं तो वो सक्रिय रूप से काम करना चालू करता है, यानी कि चीज़ों के बारे में सोचना समझने का। नहीं तो आप सोचोगे कि दिमाग या मस्तिष्क जो है अपने आप से चीज़ों को समझना वो नहीं समझेगा, जब तक आप उस पर थोड़ा दबाव नहीं डालेंगे। जब लगे कि जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेस आ रही है, दबाव आ रही है, तो आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी को, लेकिन कोशिश करिए कि समझने का प्रयास करिए। देखिए, कथन पहले में बोला जा रहा है कि शिक्षण के प्रगामी दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं, अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि शिक्षा के पुनः निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। अब दोनों को आपको समझ लेना है, उसके बाद से ही 4 विकल्प है जो जिसमें से आपको राइट आंसर देना है। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सत्य यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हुए चलते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा दर्शन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को रखकर याद करने पर निर्भर करने के बजाय सोचना सिखाना यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यानी कि याद, यानी जो रटंत प्रणाली चले, चीज़ों को याद करिए, थ्योरी को याद कर लीजिए, फिर एग्जाम में लिख दीजिए, ऐसा नहीं है। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसकी बात की जा रही है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। तो वो बात कर रही है कि शिक्षकों को बच्चों को रखकर याद, यानी रट कर याद करने पर निर्भर करने के बजाय जो है सोचने सीखने पर जो है निर्भर करना चाहिए। वो चीज़ों के बारे में थिंकिंग करें, सोचे, ये बात आपको याद रखना है। और इसके बाद से यह केवल जीविका की तैयारी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नहीं आप पढ़ लिख के अपनी जीविका की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं शिक्षा को देखने देना चाहिए छात्रों को, अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होना चाहिए। यानी शिक्षा के बदौलत या ज्ञान के बदौलत आप अपने आसपास में जीवन चक्र में क्या कुछ चल रहा है उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस उससे जीविका आप अपना कमा सकते हैं। तो ये तो आपका सही है। और कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि सामाजिक और पुनः निर्माणवादी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित जो है कि शिक्षा के पूर्ण नियंत्रण से समाज का पुनः निर्माण किया जा सकता है। और शिक्षा में सामाजिक पुनः निर्माणवाद के क्रियान्वयन के साथ साथ एक छात्र वास्तविक सामाजिक समस्याओं और विवादास्पद मुद्दों के अध्ययन में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से सामाजिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से एक प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, यानी लोकतांत्रिक की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, जिसकी वजह से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86 और ये क्वेश्चन आपका नीति आयोग से संबंधित है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर नीति आयोग का मतलब क्या, ऑप्शन ए और बी और सी और डी में से आपको बताना है। फुल फॉर्म से ही लग रहा है संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है आपका नीति आयोग का मतलब या फुल फॉर्म आपका होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे गौर करते हैं। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख जो है थिंक टैंक होता है, यानी सोचने का काम करता है देश में किस प्रकार से डेवलपमेंट क्या कुछ करना है। थिंक टैंक भी आप कर सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं, नीति आयोग का थिंक टैंक बोला जाता है, जो दिशात्मक तथा नीति इनपुट प्रदान करता है सरकार या गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 87 और ये कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन है। चूंकि 2021 का ये क्वेश्चन मैंने लिया है, तो कोविड-19 का सीन 2020-19 से आप चल रहा था, तो जाहिर सी बात है वहाँ से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कोविड-19 का मतलब क्या है, कोरोना वायरस डिजीज आप 2019, फिर इसके बाद से आगे दिया गया है, ये भी 2019 से टाइप में मिस्टेक है, ये आप इस तरीके से देख लीजिए। कोरोना वायरस डिजीज स्ट्रोन जो है 2019, कोरोना वायरस डिजास्टर ऑफ 2019, कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2020। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 2019 से ही स्टार्ट हुआ था। कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019 जो है कोविड-19 का मतलब है। देखिए, कोरोना वायरस रोग जो है आपका 2019, जिसको कोविड-19 बोला जाता है, सार्स CoV-2 वायरस के कारण होने वाला संक्रामक एक रोग है
और वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग हल्के मध्यम श्वसन रोग का अनुभव करते हैं और अधिकतर लोगों को किसी प्रकार के विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जैसे फ्लू वाला सिस्टम आपका होता है या खांसी आप कह सकते हैं, कफ बन जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसी प्रकार से जो है ये आपका सिम्टम दिखता है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। बहुत लोगों की डेथ भी हुई थी इसमें, सामान्य इन्होंने बोला, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे हर देश में त्राही त्राही मच गई थी। इस कोविड महामारी की वजह से बहुत सारा लॉकडाउन लोगों को झेलना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 89। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है। अब यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है क्या एकल संस्कृति के मूल्यों को जो है वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है, या बहुसंस्कृति मूल्यों को संवर्धित किया जा रहा है, या क्षेत्रीकरण को, या आत्म केंद्रिकता को। हायर एजुकेशन से संबंधित आई थिंक ये आपका क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मल्टी कल्चर वैल्यू को जो है यहाँ पर संवर्धित किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग जो है संस्कृति पूरे विश्व भर में देखने को मिलती है। अपने भारत में ही बहुत सारी संस्कृति आपको देखने को मिलती है, इसीलिए भारत को डाइवर्सिटी वाला देश कहा जाता है। चाहे लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हो, या फिर बायोडाइवर्सिटी हो, या फिर खाने पीने की डाइवर्सिटी हो, अलग अलग तरह की विविधता अपने देश के अंदर देखने को मिलती है। और विश्व के मंच पे या विश्व के जो देश हैं वहाँ पर यही हमारी बहुत अच्छी पहचान है कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि वेदर में भी आपको मिलता है, मौसम में भी। तो इसके बारे में ये जो है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ राइट आंसर यहाँ पर आप सभी ने ऑप्शन बी दिया है। तो देखिए अलग अलग संस्कृति के जो भी लोग होते हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कल्चर बेस्ट है और दूसरे का कल्चर बेकार है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सभी के कल्चर को आपको सम्मान देना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, चूँकि हम यहाँ पर 20 प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं और 20 प्रश्नों में से कौन सा कितना क्वेश्चन आपका राइट आंसर हुआ ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दो प्रतिगिप्तियां व्याघाती हैं यदि, यहाँ पर ये लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक दूसरे का निषेध करती हैं या नकार देती हैं, अगर दोनों सत्य हो सकती हैं लेकिन दोनों असत्य नहीं हो सकती हैं, अगर उनके उद्देश्य और विधेय पद भिन्न हैं एवं गुण और मात्रा अलग है। डी दिया गया अगर उनके उद्देश्य और विधेय समान है और ये केवल मात्रा में तो भिन्न है परंतु गुणवत्ता में भी अभिन्न है। अब इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर देना है। लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जैसे कि मैंने बीच में भी आपको बताया कि भारतीय तर्कशास्त्र से संबंधित एक तो क्वेश्चन आता है, ये 2+ क्वेश्चन मान के चलिए, 2 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे का निषेध करती हैं या नकार देती हैं, जो दो प्रतिज्ञप्तियां व्याघाती होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि पूरा सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उन सभी को आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। और मैंने प्रयास किया ज़्यादातर कि सभी क्वेश्चन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ ना कुछ बताते हुए चलूँ, ताकि आपको चीज़ों को समझना आसान हो जाए। अदरवाइज़ कुछ समझ में भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच मुझसे बता सकते हैं। और स्कोर अपना जरूर मेंशन करिए। 20 क्वेश्चन मैंने कराए, 20 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें हम 91 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन और 500+ तक पहुंच जाएंगे। परीक्षा से पहले कुछ दिन बहुत पहले ही पहुंच जाएंगे और इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। तो स्कोर अपना जरूर बताइएगा और ये सेशन कैसा रहा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखकर बता सकते हैं। रात भर में जो है जग कर जो है आपके इस कंटेंट को तैयार करता हूँ। टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि मैं बहुत, या कोई और व्यक्ति भी रिसोर्स के रूप में ही मैं देखता हूँ कि मेरा काम ये जैसे टाइपिंग का हो गया, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करा दूँ और जो अपने भी काम होते हैं उनको भी उसमें करना है, तो बहुत सारा टाइम लगता है। उसके बाद भी आप सभी का फीडबैक बहुत ना के बराबर होता है। मैं उम्मीद भी नहीं करता कि आप बहुत बढ़िया फीडबैक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर 2 व्यक्ति 10 व्यक्ति को भी अगर इससे लाभ हो रहा है तो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इस पर 50,000 60,000 व्यू लाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं और लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हुई, लग रहा है कि हमारा मेहनत जो है काफ़ी अच्छी हम कर रहे हैं, तो लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनको इस हेल्प की ज़रूरत है। वो कोचिंग नहीं ले सकते, तैयारी नहीं कर सकते, तो उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो
बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।